किशनगढ़ में आज काफी ताजगी थी। हर तरफ खुशहाली का माहौल था और सभी अपने अपने कामों पर जा रहे थे। काली भी अपने स्कूल के लिए घर से निकलती है कि तभी पीछे से उसको थपकी रोक लेती है। काली, क्या हुआ थपकी? तुम मुझे आवाज क्यों लगा रही हो? काली, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं और माँ यहाँ से जाने की सोच रहे हैं। इसलिए अगर तुम कहो तो क्या आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल चल सकती हूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है? थपकी, चलो ना। लाइना अपने घर में सो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। लाइना आधी नींद में अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि एक डिलीवरी बॉय उसके घर के दरवाजे पर खड़ा है। डिलीवरी बॉय को देखकर लाइना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। OMG, मेरा कैमरा इतने दिनों बाद आखिरकार आ ही गए हैं। अब मैं अपने ओल्ड कैमरे को बाय बाय बोलेगी और नए कैमरे से नए नए पिक्चर्स लेंगे। मैं अपने कैमरे की बात चिमली को बताते हैं। अरे कौन है जो हमारे घर का दरवाजा तोड़ने पे लगा हुआ है? अरे आ रहे हैं ना। का गौरी मैम, काहे इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रही हो? कोनो परेशानी में फंस गई हो क्या? नो चिमली, आई एम नॉट इन ट्रबल, बल्कि मैं तुमको अपने ये नए कैमरा दिखाने के लिए आए हैं। सी माय न्यू कैमरा। तुम जानते हैं इस कैमरा को आने में पूरे हाफ मंथ लग गए। वो सब ठीक है, पहले आप अंदर आइए, फिर बताते रहना अपने वो कैमरा के बारे में। अब बताओ, आपके कैमरे को इतना समय काहे लग गया? और तो और आप नया कैमरा काहे मंगवाई हैं? आपका पुराना कैमरा तो बिल्कुल ठीक था। नो चिमली, मेरे कैमरा डैमेज हो गए थे। एक्चुअली मेरे कैमरा वाटर बाल्टी में गिर गए थे, जिस वजह से मेरे कैमरा सही से वर्क नहीं कर पा रहे थे। देन मैंने एक कैमरा मंगवाई और देखो, जैसे ही ये कैमरा आए, मैं इस कैमरे को लेकर सीधा तुम्हारे पास आ गई। लाओ, मैं तुम्हारा पिक्चर लेते हैं। लाइना की बात सुनकर चमेली भी फोटो खिंचवाने के लिए सीधी खड़ी हो जाती है। गौरी मैम, ये का क्या है? हमरे बगल में ये कौन खड़ा है? ओह गॉड, इट्स नॉर्मल पिक्चर। कई बार फोटोज में ऐसे होते रहते हैं और ये कोई फेयर वाले टॉक नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे फोटो पर इफेक्ट लगाए थे। ऐसे कैसे हो सकते हैं? भला कोई पिक्चर ऐसे कैसे आ सकते हैं? काली स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी अमोली अपनी सीट से उठती है और अमोली को ऐसे अचानक उठता देखकर काली हैरान हो जाती है। अमोली बेटा, तुम अचानक इस तरह अपनी सीट से क्यों उठी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ टीचर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ अमोली बेटा, कहो ना, क्या कहना है तुम्हें? टीचर जी, आज ना आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपको देखकर मन कर रहा है कि मैं आपके साथ फोटो खिंचवाऊं। ठीक है अमोली बेटा, पर अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए पहले हम अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं, ठीक है? ठीक है टीचर जी। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ बिताए हुए कुछ पल फोटो में कैद कर लूं, ताकि मैं अपनी बचपन की यादें हमेशा अपने पास रख सकूं। अमोली, फोटो में चीजें कभी कैद नहीं होती, वो बस एक अच्छे पल होते हैं जिन्हें हम संभाल के रखते हैं। काली की बात सुनकर अमोली मुस्कुराती है और अपनी सीट पर बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है। तो वहीं क्लास के बाहर खड़ी थपकी काली और बच्चों का इतना प्यारा रिश्ता देखकर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। काली और बच्चों के बीच कितना प्यारा रिश्ता है। काली से सब बच्चे कितना प्यार करते हैं। थपकी बाहर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी कि तभी वहाँ पर हर्ष आता है और थपकी को इस तरह बाहर खड़ा मुस्कुराता हुआ देखकर वो उसके पास जाता है। अरे थपकी, तुम यहाँ अंदर चलो। नहीं हर्ष, काली पढ़ा रही है
इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लो, अब तो काली भी बाहर ही आ गई। क्या हुआ हर्ष? और थपकी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो मैं तुम्हें बच्चों को पढ़ाते हुए देख रही थी, पर हर्ष आ गया तो हम दोनों बात करने लगे। कोई नहीं, चलो घर चलते हैं। काली, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। इसी बहाने मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। हर्ष के मन की बात सुनकर काली के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो हर्ष के साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। नील नदी के पानी को नितिन के ऊपर फेंक रहा था। नितिन भी नदी के पानी के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर लाइना आती है और उन दोनों की ऐसी हरकत देखकर वो उनकी फोटो क्लिक कर देती है। आई थिंक इस कैमरे में कोई फॉल्ट है। दैट्स वाई हर पिक्चर में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। मैं एक काम करते हैं, इस कैमरा को मैं संभाल कर ही रख देती हैं। जब मैं वापस जाएंगे तो इसको रिटर्न कर देंगे। लाइना खुद से बात कर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी नितिन की नजर लाइना और उसके कैमरे पर पड़ती है। नील, देख वहाँ पर दूली मैम और उनके हाथों में तैमला भी है। देख नील, आता मौसम भी तो आना हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि लाइना मैम से बात चलते और उन तो पोतो तीतने के लिए कहते हैं। नील नितिन का हाथ पकड़कर लाइना के पास आता है, पर लाइना नील नितिन को देख उनकी फोटो अपनी पॉकेट में रख लेती है। अरे दूली मैम, आप हमसे क्या तो पा रही हैं? नो, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं तो बस ऐसे ही अपने पॉकेट में हाथ रखे हैं। अरे आप तब पोती थे तो क्या हुआ? दे तो हमारे भी तुलते में देव है देव। बाय द वे, तुम्हारे कुत्ते का कलर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तुत्ता ताए तुत्ता उल उल ताए तुत्ता मैम। नो, नॉट डॉगी, योर कुत्ता। ये जो तुम पहने हैं, ये वाले कुत्ता। अली दूली मैम, इतना तुत्ता नहीं बल्कि तुलता कहते हैं। यस वही। व्हाट? अली ये बोल रहे थे आप हमारी फोटो ले लो। जब से लाइना ने चमेली की फोटो खींची थी, तब से चमेली बस उस फोटो को ही निहारे जा रही थी, जैसे मानो वो फोटो चमेली को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। ये हमारी फोटो में किसका परछाई है? हमको समझ नहीं आ रहा है। ये तो साफ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरी मैम के कैमरे पे कुछ दाग लगा हो और उस दाग के साथ हमने फोटो खींच ली हो। कोई ना, हम इस फोटो को साफ करने का सामान लेकर आते हैं। ये हमारे हाथों पे खरोच कैसे आया? ओह, अभी तक तो हमारा हाथ पूरा सही था, पर अचानक की चोट कैसे लग गया? अपने हाथों पर अचानक इस तरह से चोट देखकर चमेली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसको ये चोट क्यों और कहां से लगी। नील, नितिन और लाइना आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर थपकी आती है। थपकी को देखकर नितिन अपना मुंह बनाकर अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है। ये देखकर थपकी नितिन के सामने जाती है। नितिन, मुझे माफ कर दो। मुझको दुर्गा मौसी ने बता दिया कि वो चप्पल मुझे तुमने नहीं मारी थी, बल्कि वो चप्पल मौसी ने ही फेंकी थी और मैं बिना मतलब के तुमसे लड़ पड़ी। और हो सके तो मुझे माफ कर दो। लाइना एक बार फिर से फोटो को देखती है, पर इस बार जो वो फोटो में देखती है उससे देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। एक काली परछाई जिसका हाथ नितिन की कमर पर और उसके पैर ऐसे थे जैसे मानो वो परछाई नितिन के पीछे खड़ा हो। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकती हैं? भले ऐसे कैसे हो सकते हैं?
दिस पिक्चर में कोई शेडो? जहाँ लाइना इस सवाल के घेरे में घिरी हुई थी, तो वहीं नितिन भी तबकी को माफ कर देता है और एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। चलो तो ही नहीं, दो हुआ तो हुआ। वैसे मेरा दिल बहुत भला है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ दिया। चलो अब इसी बात पर मिले ताते फोटो खिंचवाओ। पर फोटो यहाँ कहाँ फोटो खींची जाएगी? अली डोली मैम, आप इतलाती उतली हो, हाथ में टाइम लाए दला मिली नहीं दोती, फोटो तो ले लो। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे कैसे हो सकते हैं? काली नदी के रास्ते पंचायत ऑफिस जा रही थी, पर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी उस फोटो पर जाती है। ये क्या है? ये कैसी फोटो है? नील नितिन की फोटो में ये किसकी परछाई है? और नील नितिन की फोटो यहाँ क्या कर रही है? ओ फूलन देवी, मेरा मतलब काली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है हम लोग तुम्हारा पंचायत ऑफिस में कितनी देर से वेट कर रहे हैं, और ये फोटो पर हाथ रखकर कौन सा काला जादू कर रही हो? कहीं तुम भी कोई तंत्र विद्या तो नहीं सीख रही? अरे अरे मजाक था भाई, ऐसे तो मत घूरो। उफ, कभी कभी काली का ये रूप देखकर सच में डर जाता हूँ मैं। सचिव जी, अगर आपको डर लग रहा है ना, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या? मेरे मन की बात काली को कैसे पता चली? कहीं ये सच में तो काला जादू नहीं सीख के आ गई? क्या क्या का क्या मतलब है? अरे, अगर मेरे घूरने से आपको डर लग रहा है तो मत बात करो ना मुझसे। अरे देवी माँ, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो और चलो मेरे साथ। अब काली अब क्रिश के साथ पंचायत ऑफिस आ जाती है। लाइना अपने घर में आराम से सो रही थी, तो वहीं उसके घर के टेबल पर रखा वो कैमरा अचानक ही हवा में उड़ जाता है। लाइना के घर से गायब होकर वो कैमरा चमेली के पास आता है, जहां चमेली भी एक गहरी नींद में थी। जैसे ही चमेली की फोटो खींचती है, वैसे ही चमेली की आंखें खुल जाती है और वो चमेली अब उस कैमरे को खुद के सामने देखकर चिल्लाने लगती है। बचाओ, कोई है, ये कैमरा हमको मार देगा। निकालो मुझे, निकालो। मुझे आजादी चाहिए, कोई तो निकालो मुझे, निकालो। कैमरे से निकलती इस आवाज को सुनकर चमेली को एक झटका लगता है और वो बेसुध होकर नीचे गिर पड़ती है। नील, नितिन और भाग्या एक साथ सो रहे थे। तभी वो कैमरा उड़ते हुए नितिन के सीने पर आ जाता है। नींद में धुत नितिन उस कैमरा को अपनी बाहों में दबोचकर करवट लेता है, पर तभी नितिन के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। निकालो मुझे, निकालो। मुझे आजादी चाहिए, कोई तो निकालो मुझे, निकालो। अरे ये टैमला यहाँ क्या तल रहा है? कहीं डोली मैम ने ये टैमला मुझे दीप तो नहीं तल दिया? अब तो मैं टैमले से ताली और अपनी पोते लूंगा। निकालो मुझे, निकालो। मुझे आजादी चाहिए, कोई तो निकालो मुझे, निकालो। लगता है डोली मैम मुझे दलाने के लिए टैमले में व्हाइट नोट पिट दिया हुआ है, पर मैं दलने वालों में तो नहीं हूँ। अब जब ये टैमला मिले पाता है तो मैं तो इतमाल तलूंगा। किशनगढ़ में एक ताजगी भरी सुबह होती है। काली भी अपने स्कूल के लिए निकल रही थी, पर तभी आधे रास्ते में कान्हा उसके पास हाफते हुए आता है। काली दीदी, वो पंचायत ऑफिस में। क्या हुआ कान्हा भैया, आप इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हैं? और क्या हुआ पंचायत ऑफिस में, कोई बात है क्या? काली दीदी, पंचायत ऑफिस में कोई बात नहीं, बल्कि भूकंप आ गया है। अगर आप उस भूकंप को देखोगी तो आपके तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कान्हा की बात सुनकर काली को हैरानी होती है और वो स्कूल ना जाकर कान्हा के साथ पंचायत ऑफिस चली जाती है। क्या हुआ सरपंच जी, पंचायत ऑफिस में इस तरह से भीड़ क्यों इकट्ठा हो रखी है? सरपंच जी, सुबह सुबह आप लाइना और चमेली के साथ
और चमेली इस तरह रो क्यों रही है? अब क्या बताएं काली बिटिया, हमको तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर हम लोगन के गांव में हो क्या रहा है। अरे हर 2-4 हफ्ता के बाद कोनो न कोनो समस्या हो ही जाती है। पर हुआ क्या? काली बिटिया, सरपंच जी और इन गौरी मैम का ये कहना है कि गौरी मैम के पास एक कैमरा था जो कि कोनो मामूली कैमरा नहीं बल्कि एगो भूतिया कैमरा था भाई। भूतिया कैमरा? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लाइना का ये कहना है अगर वो कैमरा नहीं मिला तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और वो कैमरा कहाँ है कहाँ नहीं है किसी को कुछ नहीं पता। उस कैमरे का पता लगाने के लिए तो ये लोग यहाँ आए हैं। पर कैमरा भूतिया कैसे हो सकता है? लेकिन अगर वो कैमरा भूतिया है तो हमें जल्द से जल्द उस कैमरे तक पहुंचना होगा। यस यू आर राइट। हमें उस कैमरे तक फास्ट पहुंचने होंगी। वो कैमरे में घोस्ट है। काली दीदी, गौरी मैम सही कह रही है। तुमको पता भी है रात को क्या हुआ था? वेट, मैं तुमको नए दिन की पिक्चर्स दिखाते हैं। कैमरा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? अगर वो एक भूतिया कैमरा है तो वो भूत है किसका? आखिर क्या राज है उस कैमरे का? अरे आप लोग भी ना काली को क्यों दिखा रहे हो ये सब? मेरी मानो तो नकाब वाली को बुलाओ और अपना समाधान पाओ। काली कृष की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती और उन सब से वो फोटो लिए अपने घर आ जाती है। अपने घर में आने के बाद वो सभी फोटो को अपने बिस्तर पर रखती है और सभी फोटो पर एक नजर डालती है जहाँ सभी फोटो में एक काली परछाई थी। नितिन अपने हाथ में कैमरे को लिए खुश था। मैं तीतू तली पोतो तो बाल तुले, मैं तीतू तली तो बाल तुले, ते उल दे तू पान तीने बित तो बाल तुले। इस बात से अनजान नितिन के उसकी ये बचकानी हरकत भाग्या देख रही है। वो अपनी धुन में कैमरे को लिए गाना गाते हुए नाच रहा था। तभी भाग्या आती है और पीछे से उसे एक टपली मारकर उसे रोकते हुए कहती है, अरे नितिन, ये का लिए घूम रहा है? अरे गाना कैसे गा रहा है तू? अली माँ, ये दाना दातल तो मैं अपने मन तो तानती देता हूँ। अली ये तैमला, ये तैमले में तब तो तय दो दाता है। क्या कमरा? कमरा बहुत छोटा नहीं है। कमरा मतलब कि इतना बड़ा घर में तुम सब सही से तो अटते ना ही हो, पर ये छोटा सा कमरा में सब कुछ कैद कैसे हो सकत है? अरे दैया, कहीं ये कमरा में कोनो भूत तो नहीं? अली अम्मा, पहली बात तो तमला नहीं है और दूसरी बात इसमें एक देवता बल्कि बहुत तिलो तमातते हैं। हाय दैया, बड़ा अजीब कमरा है। काली अब भी अपने बिस्तर पर बैठकर उन फोटोज को देख रही थी, पर तभी वहाँ दुर्गा आती है। काली को इस तरह फोटो को गौर से देखता देखकर वो उसके पास बैठ जाती है और उसके सर पर हाथ रखकर उसके सर को सहलाती है। काली मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? मैं कब से तुझे देख रही हूँ, तो इन फोटोज को ही निहार रही है। आखिर बात क्या है? मैं भी देखूं जरा इन फोटो में ऐसा क्या। काली मेरी बच्ची, नहीं, आप फिर से नहीं। मैं फिर उस मोड़ पर तुझे नहीं देख सकती जहाँ से तू अभी आई है। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। घबराने वाली बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा। ये तो बस एक छोटी सी मुसीबत है जिसका निवारण मुझे करना है। मुझे पता लगाना है कि आखिर ये यहाँ क्यों आया है। और माँ, आप तो जानती है ना कि हाँ, मैं जानती हूँ कि भगवान ने तुझे किसी मकसद से ही चुना है, पर काली तू तो जानती है ना, मेरे पास तेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती मेरी बच्ची। अगर तुझे फिर से कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अपनी माँ को इतना उदास देखकर काली को जरा भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद काली चुटकी बजाकर वो फोटोज वहाँ से गायब कर अपनी माँ को गले से लगा लेती है, पर दुर्गा को शांत भी करवाती है। पर तभी वहाँ पर नितिन आता है और उन दोनों माँ बेटी की एक फोटो खींच लेता है।
नितिन, ये तुम क्या कर रहे हो? यूँ इस तरह चोरी छुपे तुम किसी की फोटो नहीं खींच सकते। ताली एम तवली, मैं ऐसे ही मत्ती तल रहा था, अतः मैं तलता हूँ। रात के समय सभी गांव वाले अपने अपने घरों में थे, पर तभी बाहर का मौसम खराब हो जाता है। काली को उस कैमरे की बात सताई जा रही थी, क्योंकि अब तक काली ने उस कैमरे का सच पता नहीं किया था। परेशान काली टहलते हुए गांव के जंगल के करीब आ जाती है। तुम तो वही कैमरा हो जो... हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन तुम तो मुझे जानती नहीं, पर मैं तुम्हें जान चुकी हूँ। तुम कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली लड़की हो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कौन हो तुम? आखिर क्या मकसद है तुम्हारा? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी मदद करो। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो लोगों से मदद मांगती हूँ, पर लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। कोई मेरी मदद नहीं करता। निकालो, मुझे निकालो, मुझे और नहीं रहना यहाँ। मुझे आज़ादी चाहिए, निकालो मुझे यहाँ से। मैं यहाँ और नहीं रह सकती, निकालो मुझे। पर तुम हो कौन और इस कैमरे में कैद कैसे हुई? मैं नंदिनी हूँ। मेरा वजूद ना तो लड़के में गिना जाता था और ना ही लड़की में। मैं एक किन्नर हूँ, मुझे बचपन से ही ठुकरा दिया गया। मैं अपनी बिरादरी में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई और शहर में आ गई। शहर में सबके आगे गिड़गिड़ाई, काम मांगा, किसी ने मुझे काम नहीं दिया। मुझे फोटोग्राफी अच्छी लगती थी तो मैं वही काम करने लग गई। नंदिनी एक बीच पर कपल की फोटो क्लिक करके उन्हें देती है। वाह, ये कितनी सुंदर पिक्चर है। आपने कहीं से कोर्स किया था क्या? नहीं सर, मैंने कहीं से नहीं सीखा है। ये तो बस मेरा शौक था और शौक को मैंने अपना पैशन बना लिया। वैसे सच में तुमने बहुत अच्छी पिक्चर क्लिक करी है। इस पिक्चर को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसमें तुमने जान डाल दी हो। थैंक यू। वैसे जब तुम इतनी अच्छी पिक्चर क्लिक कर लेती हो तो तुम किसी कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं लेती? अभी 2 दिन बाद यहीं पर एक कंपटीशन होने वाला है। तुम अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर क्लिक करके हिस्सा लो और मैं जानती हूँ तुम जरूर जीतोगी। वो कपल नंदिनी को एक नई राह दिखाकर चला जाता है। वो कंपटीशन को जीत जाए इसीलिए अच्छी से अच्छी फोटो क्लिक करने की कोशिश में लगी रहती है। इसीलिए वो एक शाम अंधेरा होने से कुछ देर पहले ढलते सूरज के साथ लाल आसमान की तस्वीर लेने के लिए एक बीच पर जा पहुंचती है, जहां वो फोटो को खींचने के लिए पानी में जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही उसका कैमरा नीचे पत्थर पर गिर जाता है। ओफो, इस कमबख्त कैमरे को अभी ही गिरना था क्या? कौन हो तुम लोग? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम लोग? नंदिनी के बार बार बोलने पर भी वो लड़के उसका जवाब नहीं देते और खुद की जान बचाने के लिए नंदिनी भागने लगती है। तब से मैं हर किसी के आगे मदद की भीख मांगती रही, लेकिन मेरी मदद कोई नहीं करता था और मुझसे डर के भाग जाते थे। मेरा मकसद किसी को डराना या मारना नहीं था, बल्कि मैं यहाँ से आजाद होना चाहती थी। निकालो, मुझे निकालो, प्लीज मुझे निकाल दो यहाँ से। मुझे आजादी चाहिए, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हें बहुत दुख सहने पड़े और अब तुम इस कैमरे में कैद हो। पर मैं इस कैमरे से तुम्हें कैसे आजाद करवा सकती हूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता काली। नंदिनी की आत्मा की मुक्ति के बारे में काली को कुछ पता नहीं लगता। ये देखकर काली काफी निराश हो जाती है। मैं जानती हूँ तुम मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहती हो और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो क्या हुआ? अगर मुझे तुम्हारी मुक्ति के बारे में पता नहीं चला तो
पर मैं तुम्हारी मुक्ति का रास्ता जरूर ढूंढ कर रहूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। जब तक तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। लेकिन हाँ, तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तब तक तुम किसी को परेशान नहीं करोगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती मैं पहले की तरह ना तो किसी को परेशान करूंगी और ना ही किसी के सामने आऊंगी। अब तक आपने देखा कि परछाई के सिंहासन से बर्फीली राक्षसी प्रकट होती है, जो कि विस्मिता और सिंहासन पर बैठी परछाई के कहने पर सोमगढ़ जाकर वहां के लोगों को बर्फ की तरह जमाना शुरू कर देती है, जिसके कारण सोमगढ़ गांव में बर्फीली का आतंक फैल जाता है। गांव का सरपंच भागकर किशनगढ़ गांव में आकर गुलशन से मदद मांगता है कि तभी काली नकाब वाली बनकर सोमगढ़ गांव पहुंचती है तो बर्फीली राक्षसनी उसे भी बर्फ की तरह जमा देती है। लेकिन काली खुद को आजाद कर उसके जाल में उसी को फंसाकर जमा देती है और एक शक्तिशाली हथौड़े से उस पर वार कर उसका विनाश करती है। अब आगे काली दुर्गा के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तभी उसके माथे के निशान में चमक आती है और उसके सर में काफी तेज की दर्द होता है। काली अपने सर को जोर से पकड़ लेती है। काली, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? माँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। काली अब अपनी आंखें खोलती है। काली के माथे पर पसीने देखकर दुर्गा तुरंत उसके लिए पानी लाती है और उसको पानी पिलाते हुए कहती है, काली, ले पानी पी बेटा, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। गुलशन अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर घर वापस आ चुका था और सुबह के समय पंचायत ऑफिस जाने के लिए घर के दरवाजे का सहारा लेकर बाहर आ रहा होता है। तभी उसे बाइक पर जा रहा कृष दिखाई देता है तो गुलशन उसे आवाज लगाकर कहता है, अरे सचिव जी, तनिक ठहरो भाई, बाइक को जरा लगाम लगाओ। गुलशन की आवाज सुनकर कृष कुछ दूरी पर पहुंचकर अपनी बाइक रोक देता है और उतर कर कहता है, सरपंच जी, आप बच गए। मेरा मतलब आप अस्पताल से कब आए? 2 दिन पहले ही आए हैं। और ये जुमरी हमको बता रही कि तुम हमसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आए। अरे हमसे कोनो दुश्मनी हो गई थी क्या आपको? वो मैं आता भी कैसे सरपंच जी? आपके ना होने से ऑफिस का काम कौन देखेगा? और वैसे आप दरवाजे का सहारा लेके क्यों खड़े हैं? क्योंकि अभी तक पूरी तरह से हम ठीक नहीं हुए हैं। आप पंचायत ऑफिस जा रहे हैं ना? अरे हमको भी ले चलिए ऑफिस में। वहाँ आप क्या करेंगे? मेरा मतलब कुछ दिन और आराम कर लीजिए सरपंच जी। मतलब आपकी क्या जरूरत है? मैं हूँ तो, कान्हा है और काली भी तो आ जाती है। अरे काम की फिक्र किसको है? घर में बैठे बैठे हम बौरा सा गए हैं। 2 दिन से झुमरी कभी मटर छिलवा रही है, कभी पूड़ी तलवा रही है। भाई हमका नहीं रहना यहाँ, हमका ऑफिस ले चलो भाई। अजी, छत पर कपड़े सूख गए हैं, उतार लाइए और फिर किराने वाले से 1 किलो बेसन ले आना। अरे सचिव जी, हमको ले चलो यहाँ से। मैं डॉक्टर का इंजेक्शन सह सकता हूँ, गांव वालों की समस्या को झेल सकता हूँ, लेकिन इस उम्र में अपनी बीवी को नहीं झेल सकता। हमको ले चलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। हम भी कैसे झेलेंगे आपको सरपंच जी? पंचायत ऑफिस तो ससुराल बना रखा है इन्होंने अपना। बैठिए सरपंच जी, अब चलते हैं आपके ससुराल, मेरा मतलब पंचायत ऑफिस में। बर्फीली के खात्मे का जब उस परछाई को पता चलता है तब भी वो बहुत ही शांत स्वभाव में बोलता है, आखिर बर्फीली का खात्मा कौन कर सकता है? बर्फीली के ऊपर ना तो सूर्य की रोशनी का असर पड़ता है और ना ही आग की अग्नि उसका कुछ बिगाड़ सकती है। फिर कौन है वो जिसने बर्फीली जैसी शक्तिशाली शक्ति को नष्ट कर दिया? ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, जिस तरह बर्फीली का खात्मा हुआ है उसे साफ जाहिर होता है कि जिसने भी बर्फीली का खात्मा किया है वो कोई मामूली शक्ति नहीं बल्कि कोई अनोखी शक्ति है। कोई बात नहीं, वो शक्ति जो भी है उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लगता था कि इस संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है, लेकिन इसके बाद मुझे इस विषय में जानना ही है कि आखिर ऐसा है कौन जिसने ये साहस किया। मेरी
धीमी रफ्तार से मात खाओगे, शरीर का सारा खून गवाओगे। जिस तरह आस्तीन का सांप अपने मालिक को ही डसता है, उसी तरह ये जोक इंसानों के खून को धीमी गति से रिश्ता है। मेरा ये जोक भी उस शक्ति की सारी शक्तियां छीन लेगा। कृष और गुलशन जब पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस में सोमगढ़ का सरपंच मौजूद होता है, जिसे देखकर गुलशन कहता है, नमस्कार सरपंच जी, हमारे गांव में कैसे आना हुआ? एक प्रस्ताव लेकर आए थे गुलशन जी। प्रस्ताव? लेकिन किस तरह का प्रस्ताव? लगता है इनकी बेटी रज्जो का हाथ मांगने का प्रस्ताव है। अच्छा है, गांव में मनोरंजन भी हो जाएगा थोड़ा। लेकिन इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही है। अरे रुको जरा, सबर करो, पहले हमको बैठने दो तनिक। खड़े खड़े हमारे टांगे कब आने लगी भाई। अभी तो आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और इन महाशय की टांगे कब आने लगी। आजकल कृष तो मन मन में ज्यादा नहीं बोल रहा, इनके आगे तो तेरी जुबान खुलती नहीं। बस अब चुप कर। हम किशनगढ़ और सोमगढ़ गांव के बीच एक पहलवानी प्रतियोगिता का प्रस्ताव लेकर आए थे, ताकि गांव के लोगों का मनोरंजन भी हो जाए और दोनों गांव के बीच मेल मिलाप बढ़े। सही कह रहे हैं आप। वैसे भी बहुत समय से गांव में कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं हुई है जिससे हम अपना मनोरंजन कर सके। अरे लेकिन किशनगढ़ में पहलवानी करेगा कौन? सरपंच जी, जिनकी टांगे खड़े खड़े कब आने लगती है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये करंट डांस कर रहे हो। हाँ तो सचिव जी, तुम ही उतर जाना ना अखाड़े में। इसी बहाने तुम्हारे जवान शरीर में कितना दम है उसका अंग प्रदर्शन, मेरा मतलब उसका प्रदर्शन भी हो जाएगा। और कितनी जुबान चलाते हैं आप, थोड़ा हाथ पैर भी चला कर दिखाएं, बता दो चले चीज क्या है आप। अरे मैं तो मजाक कर रहा था सरपंच जी। अब बड़े बूढ़ों से मजाक तो करते रहना चाहिए ना। क्या पता वो कब टपक जाए, मेरा मतलब क्या पता वो किस बात का बुरा मान जाए। आपका ये प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, हमें मंजूर है भाई। हम गांव वालों को बताकर प्रतियोगिता की तैयारी करवाते हैं। सोमगढ़ में लोगों को पहलवानी प्रतियोगिता की बात पता चलती है तो गांव का लल्लन भोला को अपनी बाजुएं दिखाते हुए कहता है, देख रहे हो कितना मजबूत डोला सोला है हमरा। हम पहलवानी करने उतरे ना तो किशनगढ़ के आदमी लोग को उठा कर पटक देंगे, फिर उनकी हड्डियां ढीली और पतलून गीली हो जाएगी। और क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी तो अपनी भैंस का गोबर उठाने में जान निकल जाती है। थोड़ा झुक जाओगे तो तुम्हारी कमर अकड़ जाती है। अरे तुम क्या बंदा उठाओगे भाई? नॉनसेंस आदमी। अरे भैंस किसको बोला? वो हमारी माया है, माया, हमरे जिगर का टुकड़ा, समझे? लल्लन गुस्से में बोल ही रहा था कि तभी वहाँ लाइना अपना कैमरा लिए आती है और लाइना एक फोटो लेकर कहती है, Hey देसी macho man, show me some moves. अरे दादा, ये का बोली? मूव लगाना है क्या? जोड़ों में दर्द है का तोहरे? झंडू बाम लाए का मूव नहीं है। बस समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन मुस्कुरा कर बोली है तो कुछ तो बढ़िया ही बात होगी। तू क्या झंडू होकर झंडू की बात कर रहा है? लाइना जी, आप चलेंगे क्या पहलवानी प्रतियोगिता देखने? हाँ, मैं भी जरूर चलेगा पहलवानी देखने के लिए। चलेगा नहीं गोरी मैम, चलेगी होता है। और पहलवानी नहीं बल्कि पहलवानी होती है भाई। और हाँ, थोड़ा देसी कपड़ा पहन कर चलिएगा। पता चला पहलवानी देखने आए लोग आपको ही देखने लगे और वहाँ पहलवानी प्रतियोगिता मॉडलिंग प्रतियोगिता बन जाएगी। देसी कपड़ा मतलब हम धोती कुर्ता पहने, राइट? ना मैडम, धोती कुर्ता इज फॉर मेन, घाघरा चोली फॉर लेडीज, यानी फॉर फीमेल। नॉनसेंस आदमी, फीमेल नहीं फीमेल। जहाँ सोमगढ़ के लोग पहलवानी प्रतियोगिता को लेकर उत्साहित थे तो वहीं किशनगढ़ में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। अपने घर के आगे नितिन हाथ में थापी लिए पहलवान की तरह उसे घुमाने के लिए उठाता है। तभी वो थापी उसके हाथ से छूटकर वहाँ से गुजर रहे मनोज के सर पर जाकर लगती है और वो गिर पड़ता है। अरे ओ बेलबुद्धि, अब किशनगढ़ के लोगों को ऊपर पहुँचाने का ठेका तूने लिया है क्या? लगता है रज्जो से निकलकर वो नेता तुझ में घुस गई है। ऐसा है तो नकाब वाली को आवाज देता हूँ, अब वही तुझे समझाएगी। अले दुत्ता होते हो मनोज भैया, मैंने दान पूत कल तुत नहीं दिया।
वो तो पहलवानी प्रतियोगिता लिए तुतला तल्ला था, तो ये हाथ ते तूत दई और ना दाने तैते तुम्हारे तल पे दा दिला, तो वैते दिताओ दला हम भी देते तो तही तुम तो लदी तो नहीं ना। चुप करो, पता नहीं अपनी फिसलती जुबान से क्या क्या बोलता रहता है। अली दुत्ता होती हो, एक तो हम तुमते तुम्हारे आलते बाले में पूत ले हैं, ऊपर से तुम हम पर ही दुत्ता चल रहे हो। नितिन बोल ही रहा होता है कि तभी नील भाग्या के साथ अपने पूरे शरीर पर तेल लगाकर बाहर आता है। तो भाग्या उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर आने से रोकते हुए कहती है, अरे बिटवा, अधनंगे बाहर काहे आ गया? अंदर चल नालायक, सबको अपनी बॉडी दिखाएगा क्या? भाग्या नील का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगती है, लेकिन तेल लगे होने के कारण उसका हाथ फिसलता है और नील झटके से जाकर जमीन से उठने की कोशिश कर रहे मनोज के ऊपर जाकर गिरता है। हे भगवान, किसका मुंह देखकर उठे थे जो ये हाल हो रहा है? अरे उठ, मुझे सांस नहीं आ रही। कसम से एक ने खोपड़ी पर चोट दी तो दूसरे ने मेरे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। इससे पहले कुछ और बुरा हो, निकल ले मनोज। भाग्या आंटी, अपने 3 बंदरों को संभाल कर रखा करो। मनोज सर पकड़े तेजी में आगे बढ़ रहा था कि तभी सामने से मुकेश हाथों में धूल मिट्टी उड़ाता हुआ आता है और उसकी उड़ती हुई मिट्टी का शिकार मनोज की आंखें हो जाती है। मेरी आँख। हाँ, बस इसी की तो कमी थी। भाग्या काकी, आपने तो बकलोलों की सेना पाल रखी है, पता नहीं आप कैसे झेलती है इन्हें। बाप रे, मैं यहाँ कुछ देर नहीं रह पा रहा, आप पता नहीं कैसे रह लेती है। क्या कह रहे हो? हमरे तीनों सुपुत्र इतने गुड मैन हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। और वैसे भी हमरे तीनों सुपुत्रों को रेसलिंग कंपटीशन में जाना है ना, तो बस उसी के खातिर पहलवान जैसी हरकत करत हैं। क्या कहा? कसरत? हाँ, कसरत ही तो कर रहा हूँ। मुझे भी तो अखाड़े में उखड़ना, मेरा मतलब उतरना है। धीरे बोलो भाई, कान का पर्दा आपका खराब है, हमरा क्यों कर रहे हो? और तुम जैसे खटारे अखाड़े में उतरेंगे तो लोग तालियां नहीं गालियां देंगे। आए बड़े फिसड्डी पहलवान। किशनगढ़ को रात के अंधेरे ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। कोई अपने घर में सो रहा था तो कोई बातें कर रहा था। काली भी अपने घर में अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी बाहर बादल गरजते हैं और बादलों के गरजने की आवाज सुनकर काली अपने घर की खिड़की खोलती है और बाहर देखती है। माँ देखो ना, बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ काली, मौसम अच्छा तो हो रहा है, पर अभी रात ज्यादा हो गई है, इसीलिए खिड़की बंद कर और आकर सो जा। आज का मौसम काफी सुहाना है, इसलिए आज रात में बाहर जाकर गांव का चक्कर लगाना तो बनता है। काली अब खिड़की बंद करती है और अपनी माँ के साथ सोने के लिए लेट जाती है। कुछ देर बाद जब दुर्गा सो जाती है, तब काली उठकर धीमे कदमों से बाहर जाने लगती है और जैसे ही वो बाहर जाने के लिए अपने घर का दरवाजा खोलती है, तो वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है। काली बाहर का मौसम देखकर मुंह बनाते हुए खुद से बोलती है, धत्तेरी की, मैंने तो सोचा था कि आज रात को गांव में टहलकर ठंडी हवाओं का मजा लूंगी, लेकिन यहाँ तो इंद्रदेव को कुछ और ही मंजूर था। लगता है वो चाहते ही नहीं है कि मैं बाहर घूमूं, तभी तो उन्होंने ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश भी शुरू कर दी। गौरी तो ऊपर ही है ना, कुछ देर बारिश रोक नहीं सकती क्या? हाँ ठीक है, सो रही हूँ, भड़क मत। काली अपना मुंह बनाकर घर का दरवाजा बंद करके सो जाती है, पर तभी बाहर एक छोटा सा कीड़ा रेंगते हुए गांव के बीचों बीच आता है। आज सुबह के सूरज की रोशनी के साथ किशनगढ़ में काफी ठंडक थी, क्योंकि रात को बारिश हुई थी। बस इसीलिए छोटे छोटे पौधों से लेकर पेड़ की पत्तियों पर बारिश की बूंदें थी। गांव की सड़कें गीली थी, पर फिर भी सभी गांव वाले अपने अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे। तो वहीं काली अभी तक अपने बिस्तर पर सो रही थी। काली उठ जा, सुबह का सूरज सर पर चढ़ गया है। आज तुझे उठना है या नहीं, बताओ। जब ये छोटी थी तब मैं इससे बोलती थी कि काली उठ जा, स्कूल जाना है, और अब भी मैं इससे यही बोलती हूँ कि काली उठ जा, स्कूल जाना है। माँ मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी आप जाओ ना, मैं बाद में उठ जाऊंगी। वैसे भी रात को देर से सोई थी। देर से सोई थी? पर तू तो मेरे साथ ही सोई थी ना। माँ मैं आपको बाद में बातें समझाती हूँ ना, अभी मुझे सोने दो। और वैसे भी आज रविवार है, तो झूठ मत बोलो कि स्कूल जाना है। काली दुर्गा से ये बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रज्जू आ जाती है और काली को अब तक सोते हुए और उसकी माँ को इतने प्यार से उसे उठाते देखकर रज्जू दुर्गा से कहती है, आंटी काली अब तक सो रही है, आप इसको कुछ बोलती क्यों नहीं है?
हाँ बेटा, इसकी आदत ही इतनी देर तक सोने की है। मैं तो इसको उठा उठा कर थक जाती हूँ, पर ये है कि मानती ही नहीं। कहती है माँ आज रविवार है इसीलिए मुझे सोने दो। बताओ ये भी कोई बात होती है भला? हफ्ते में 5 दिन ये बोलती है कि माँ आज रविवार है। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं इसको उठाती हूँ, ये ऐसे नहीं उठने वाली है। रज्जो अब काली के पास जाकर बैठ जाती है और उसके कानों के करीब जाकर बहुत जोरों से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर काली डरते हुए उठती है और अपने पास रज्जो को बैठे देखकर वो उससे कहती है, हे भगवान, तो मेरे कानों में चिल्लाने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम हो। भला किसी सोते हुए इंसान को कोई ऐसे जगाता है क्या? मुझे लगा जंगल का कोई वन मानुष आ गया। हाँ तो क्या करती, मैं जब यहाँ आई तो देखा कि तुम सो रही हो और काफी देर से दुर्गा आंटी तुम्हें उठा रही है, इसलिए मैंने तुमको इस तरह उठाना जरूरी समझा। मेरी माँ तो मुझे ऐसे ही उठाती है। रज्जो मैं तुम्हारा क्या करूँ? मेरे कान में तुमने चिल्लाकर झंझनाहट कर दी है। शुक्र है कि मेरे कान के पर्दे नहीं फटे। ये रज्जो का स्टाइल है बाबू भैया, रज्जो का स्टाइल। खैर इन सब को छोड़ो, मैं क्या कह रही थी कि कल रात बारिश हुई थी, नदी का पानी काफी बढ़ गया होगा। चलो ना काली, नदी पर चलते हैं। नदी पर चलते हैं? पर क्यों? गांव में शौचालय नहीं है क्या? चल पगली, नहाने। माँ मुझे हमेशा नदी में नहाने से मना करती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वो मुझे नहीं डांटेंगी और फिर नदी के ठंडे ठंडे पानी में तो मजा ही आ जाएगा। पर रज्जो, हमारे गांव में तो नदी पर ना तो कोई भैंसों को धोता है, ना ही खुद को। पर क्यों? जो नदी किशनगढ़ में है वही नदी तो सोमगढ़ से होते हुए भी गुजर रही है। जब वहाँ के लोग अपनी नदी पर अपनी भैंसों के साथ नहा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आंटी काली को बोलो ना कि वो मेरे साथ नदी पर नहाने के लिए चलेगी, बस आज के लिए। काली चली जा, रज्जो वैसे भी कहाँ कुछ बोलती है। उसने आज पहली बार तुझे बोला है, और अगर तू और रज्जो जाएंगी तो मैं और भाग्या बहन भी नदी पर कपड़े धोने चले जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर काली मना नहीं कर पाती और वो नदी पर जाने के लिए मान जाती है। काली के पिछले भाग में आपने देखा कि विष्मिता और सिंहासन पर बैठी परछाई रक्त लीच नाम के राक्षस को प्रकट कर गांव में भेजती है। दूसरी तरफ गांव का सरपंच गुलशन ठीक होकर घर आता है और पंचायत ऑफिस जाने के लिए रास्ते में ही जा रहे कृष की बाइक पर बैठकर ऑफिस आता है। वहीं सोमगढ़ गांव के सरपंच आकर दोनों गांव के बीच कुश्ती प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखते हैं। सोमगढ़ गांव में लल्लन और भोला लाइना को प्रतियोगिता में देसी कपड़े पहनकर आने को कहते हैं, तो वहीं नील, नितिन, मुकेश भी कुश्ती प्रतियोगिता के लिए कसरत करने में लग जाते हैं। रज्जो काली को नदी किनारे चलने की बात कहती है और प्रतियोगिता के लिए अखाड़ा तैयार करने कृष और कान्हा एक खेत के पास पहुंचते हैं। अब आगे पहलवानी प्रतियोगिता का अखाड़ा तैयार करने के लिए कान्हा फावड़ा लिए कृष के साथ गांव की एक खाली जमीन की तरफ आता है, तो देखता है कि वहां पर बारिश के कारण पानी भरा हुआ था। ये लो, यहाँ भी पानी भरा है। अब आप बताइए सचिव जी, पानी वाले अखाड़े में प्रतियोगिता कराएंगे का? ये तो बड़ी मुसीबत है। अखाड़े के लिए तो सूखी जमीन और भुरभुरी मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। दोनों परेशान होकर सोचने लगते हैं। और इसको भी रात को ही होना था क्या? अब कहाँ से लाऊं सूखी जमीन? सोचे थे गांव में पहलवानी प्रतियोगिता देखकर खूब मनोरंजन होगा, WWW देखने को मिलेगा। यहाँ तो मिट्टी ने बात बिगाड़ दी। WWE होता है वो कहना। ये तू थोड़ा कम रहा कर यार गुलशन जी के साथ। वो सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर काली आती है। काली दोनों के मन की बातों को सुनकर मामले को समझ जाती है और चुटकी बजाकर जमीन को सुखा देती है और उनके पास जाकर कहती है, अरे सचिव जी, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? सरपंच जी ने आपको अखाड़ा तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी और आप यहाँ काम चोरी कर रहे हैं। बहुत गलत बात है ये आपकी, हम शिकायत कर देंगे। काम चोरी? और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि बारिश की वजह से जमीन गीली हो गई है। ऐसे में कहां से बनेगा अखाड़ा? ऐसा नहीं है सचिव जी, वो देखिए वहाँ की जमीन तो बिल्कुल सूखी पड़ी है। आपको भी ना काम ना करने का बहाना चाहिए बस। तभी कृष और कान्हा पलटकर देखते हैं तो जमीन पर सच में पानी नहीं था, जिसके बाद कान्हा खुश होकर काम पर लग जाता है और कृष हैरानी से सर खुजाने लगता है।
अखाड़ा तैयार होता है और गांव के लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। एक और मंच पर गुलशन, सोमगढ़ के सरपंच और कुछ वार्ड्स के मेंबर बैठे हुए थे और काली माइक पर आकर कहती है, आप सभी का इन दो गांवों के बीच होने जा रही पहलवानी प्रतियोगिता में स्वागत है। हाय कितनी प्यारी आवाज है करिया की, मन तो कर रहा है बस सुनते रहें। इका आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की ना ही बल्कि कोयल चिचिया रही हो। हम अपनी दोस्त से सिफारिश करके इको भजन मंडली में लगवा देंगे। नितिन मंजीरा बजाएगा और ये गा लेगी। हाँ, ये तो कुछ नहीं है, हमारी रज्जो बिटिया की आवाज इससे भी ज्यादा बेहतर है। वो तो उबासी भी सुर में लेती है। अरे आप लोगन चुप करके बैठ जाओ, प्रतियोगिता देखने आए हो कि बतियाने? कब से देख रहे हैं, चप्पड़ चप्पड़ करी जा रही हो। बाप रे, इतना कोई बोलता है क्या? बोल बोल कर कान में ही दर्द कर दिया। ना सिर्फ कान में ही दर्द बल्कि हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे कान से बस खून ही ना ही निकला, बाकी हमारे कान की तो सारी दुर्गति हो गई। अब ये कौन छमक छल्लो आ गई? ये सोमगढ़ में रहने वाली चमेली है भाग्य बहन। इसके साथ एक विदेशी लड़की भी आई है, गोरी है एकदम मक्खन मलाई। कृपया कर औरतें और बच्चे थोड़ी शांति बनाए रखें और सभी एक साथ मिलकर तालियां बजाकर स्वागत कीजिए सोमगढ़ के भिंडी पहलवान का। इसको तो हमारा नितिन ही धोबी पछाड़ देगा। जा नितिन, कर हर मैदान फतेह। कान्हा के सर पर चढ़ाने पर नितिन पूरे जज्बे के साथ अखाड़े में आता है। तभी भिंडी पहलवान लंगोट पहने उसके सामने आता है और उसे देखकर नितिन का जज्बा मानो चूर चूर हो जाता है और उसके माथे से पसीने छूटने लगते हैं। अच्छा, तो तुम करोगे मुझसे मुकाबला? हाय दैया, ये पहलवान तो खाली नाम का ही भिंडी है, दिखने में तो एकदम कद्दू है कद्दू। ये तो हमरे लाल की चटनी बना देगा। तीतिंग दोता दली दोता बिंदी ते नाम पर तद्दू ते ललवाते हो और मैं नहीं तेल लाए थे। बात नितिन बात धोता है ये धोता। अरे किशनगढ़ के लोगों में दम नहीं है क्या? लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ रहा है ये तो। जैसे ही भिंडी पहलवान नितिन के पास आता है तो नितिन दुम दबाकर अखाड़े से भागने लगता है और कुछ देर में किशनगढ़ का पहलवान अखाड़े में उतरता है और फिर गांव वाले उनके बीच होने वाली कुश्ती का मजा उठाते हैं। सभी गांव वालों के साथ साथ काली भी आनंद ले रही थी। बीच कुश्ती में दूसरा पहलवान जब भिंडी पहलवान को जमीन पर गिराता है तो एक जोक भिंडी पहलवान के कंधे पर चिपक जाती है, लेकिन भिंडी को कुछ महसूस नहीं होता, वो लड़ता रहता है। एक तरफ प्रतियोगिता चल रही थी कि तभी लाइना वहाँ घाघरा चोली पहने आती है तो सबकी नजर प्रतियोगिता से हटकर लाइना पर चली जाती है और तभी मनोज उसे देखकर कहता है, देसी कपड़ों में विदेशी छोरी इस किशनगढ़ में कहाँ से आई? सोमगढ़ से। तुम कौन हो? नॉनसेंस आदमी, हमको नहीं पहचानते। हम लल्लन सोमगढ़ वाले और ये गोरी मैम हमरे ही गांव की है, नाम है लाइना। लाइनर? वो तो लड़की लोगों अपनी आंखों में लगाती है ना। खैर जो भी हो, आज की सुबह जितनी बकवास रही शाम इस लाइनर को देखकर उतनी ही अच्छी हो गई। मनोज तो मानो लाइना को देखकर खोसा गया था। तो वहीं शाम होने के कारण प्रतियोगिता को बीच में रोककर अगले दिन फिर से जारी करने को लेकर सभी के बीच सहमति बनती है। भिंडी पहलवान अपने घर में सो रहा था, तभी उसको उसके हाथों में खुजली होने लगती है। भिंडी पहलवान अपने हाथों को खुजाते हुए करवटें लेना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जब भिंडी पहलवान की खुजली बंद नहीं होती तब वो उठकर बैठ जाता है और लाइट जलाकर अपने हाथों की तरफ देखता हुआ कहता है, किसकी हिम्मत हुई है बे जो भिंडी पहलवान को परेशान कर रहा है? कौन सा कीड़ा है ये? इसको तो मैं मसल कर कच्चा खा जाऊंगा। भिंडी पहलवान जब अपने हाथों को देखता है तो उसका न सिर्फ हाथ बल्कि उसके पैर भी लाल पड़े हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर भिंडी पहलवान खुद से बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा पूरा मेरा शरीर इस तरह से लाल क्यों पड़ रहा है? इतना बोलकर अब भिंडी पहलवान अपने बिस्तर से उठता है, पर जैसे ही वो उठता है वैसे ही उसके पैर के पास एक जोक आ जाता है और उस जोक को देखकर भिंडी पहलवान बोलता है, ये जोक यहाँ कैसे आ गया? कहीं इस जोक ने ही तो मेरा खून नहीं पिया। भिंडी पहलवान खुद से बातें कर रहा था, तभी वो जोक अपने आकार को बढ़ाकर एक इंसानी रूप धारण कर लेता है और खुद के शरीर से शॉल हटाकर उससे कहता है, आहा, मैं हूँ रक्तलीच। मेरी धीमी रफ्तार से मात खाओगे, शरीर का सारा खून गवाओगे,
तूने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। मैंने ही तेरे शरीर का खून पिया है और अब बाकी का बचा खून भी ये रक्त लीच पी जाएगा। खुद के सामने एक इंसानी जोक को देखकर भिंडी पहलवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो अपनी आंखें मीचते हुए बोलता है, जोक? मैं ये क्या देख रहा हूँ? एक जोक एक आदमी कैसे बन सकता है? मैं कोई मामूली जोक नहीं बल्कि इच्छाधारी जोक हूँ और मैं यहाँ न सिर्फ तेरा रक्त पीने बल्कि तुझे मारने भी आया हूँ। देखो लीची जी, मेरा मतलब है लीच जी, कल किशनगढ़ में मेरी प्रतियोगिता है और मैं उस प्रतियोगिता को जीतना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे बख्श दो और किसी और को पकड़ो। मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर जब तू मुझे उस शक्ति के बारे में बताएगा तब तुझे तेरी जिंदगी मिलेगी। कौन सी शक्ति? अरे इस गांव में हमसे ज्यादा शक्तिशाली बोले तो शक्तिमान और दूसरा कोई नहीं है। हम ही यहाँ के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। हमारा नाम है भिंडी पहलवान। तो तू ऐसे नहीं बताएगा। इतना बोलकर रक्त लीच भिंडी पहलवान के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। अगर मुझे बता देता कि वो लड़की कहाँ है तो शायद तेरा ये हाल नहीं होता। मैं हूँ रक्त लीच। मेरी धीमी रफ्तार से मात खाओगे, शरीर का सारा खून गवाओगे। इतना बोलकर रक्त लीच अपनी जोक के रूप में आता है और वहाँ से चला जाता है। तो वहीं अब भिंडी पहलवान भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। आज की सुबह भी किशनगढ़ अस्त व्यस्त था। पंचायत ऑफिस में गुलशन वार्ड मेंबर के साथ बैठा था। वहाँ काली भी मौजूद थी। तभी वहाँ पर सोमगढ़ का सरपंच आता है। अरे सरपंच जी, आओ आओ बैठो। यहाँ कैसे आना हुआ? आज भी कोनो प्रतियोगिता का प्रस्ताव लेकर आए हैं का? सरपंच जी, वो दूसरी प्रतियोगिता का प्रस्ताव तो तब लेकर आएंगे ना जब पहली प्रतियोगिता खत्म होगी। काली बिटिया सही कह रही है। वैसे गुलशन जी, हम यहाँ ये बोलने आए थे कि जो प्रतियोगिता आज होनी थी उसको हम रद्द करने आए हैं। प्रतियोगिता रद्द करने आए हैं? पर क्यों सरपंच जी? हाँ सरपंच जी, आप प्रतियोगिता रद्द क्यों करने आए हैं? आखिर बात क्या है? वो का है ना, हमारा जो भिंडी पहलवान था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं रहा? पर उनके साथ हुआ क्या? पता नहीं बिटिया, पर जब सुबह हम ओके घर गए तो वो दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद हम ओका दरवाजा तोड़े और जब घर में गए तो ऊके शरीर का सारा खून गायब था। देखने से प्रतीत हो रहा था जैसे कोनो ओका खून चूस लिया हो। पर कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था। अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो सकता है? कहीं ये वही तो नहीं जिसकी झलकियाँ मुझे आई थी? ठीक है सरपंच जी, ये प्रतियोगिता हम नहीं करवाएंगे। बाकी आपने पुलिस को फोन किया? हाँ बिटिया, अब तक पुलिस को भी कुछ पता नहीं चला है। सरपंच जी, हमें भी जाकर उस भिंडी पहलवान को देखना चाहिए। हम भी तो देखें कि उस भिंडी पहलवान को आखिर किसने कैसी मौत दी। काली, कृष, गुलशन और दूसरे गांव का सरपंच सोमगढ़ जाते हैं और भिंडी पहलवान की लाश को देखते हैं। ए भगवान, इसकी लाश देखकर तो लग रहा है जैसे कोनो जोक इसका खून चूस गया हो। पर एक छोटा सा कीड़ा किसी की जान कैसे ले लेगा? अरे काहे नहीं ले सकता भाई? तुम जानते हो वो जोक भला ही छोटा सा होता है पर बहुत खतरनाक होता है ससुरा। पर वो जोक यहाँ आया कैसे? अरे आम बात है बिटिया, बरसात के समय ये अक्सर ऐसे जीव आ ही जाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद अब सभी वापस अपने गांव लौट आते हैं। काली शाम के समय रज्जो के साथ बाजार से वापस घर आ रही थी। तभी रास्ते में चलते हुए वो एक अनजान आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी आगे निकल जाता है, लेकिन काली की बाजू पर एक जोक चिपक जाता है। साथ ही काली को बहुत ही गिलगिला सा महसूस होता है। उस आदमी का गिलगिला सा कुछ महसूस कर काली मन में कहती है, ये मुझे हाथ पर गिलगिला सा क्यों महसूस हो रहा है? काली, धीरे धीरे क्या चल रही हो? जल्दी चलो ना। तुमसे मोटी हूँ मैं, लेकिन अभी भी तेज कदमों से चल रही हूँ। हाँ तो मैं कौन सा रेंग रही हूँ, मैं भी तो चल ही रही हूँ ना। रज्जो की बात से काली का ध्यान उस बात से हट जाता है और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर में काली जब घर आती है
तो वहाँ दुर्गा भाग्य से बातें कर रही थी। तभी भाग्य की नजर काली की बाजू पर पड़ती है तो वो कहती है, अरे करिया, ई का है तोहरे बाजू पर, दिखा तो सही। अरे दैया, दुर्गा बहन, ये तो जोक है जोक। देखो तो कैसे चिपका पड़ा है, इसको जल्दी से दूर करो, ना ही तो जुल्म हो जाएगा। जोक? हाँ काली, ये खून सोखता है इंसान के शरीर से। अरे ज्ञान बाद में देना दुर्गा बहन, पहले नमक लेकर आओ और इस जोक को हटाओ। तभी दुर्गा नमक लेकर आती है और काली की बाजू पर चिपके उस जोक पर डालती है, जिससे वो जोक नीचे गिर पड़ता है और तड़प कर सूख जाता है। अगली सुबह जब गांव वाले काम करने के लिए अपने घर से बाहर कदम निकालते हैं तो देखते हैं कि जमीन पर बहुत सारे जोक रेंग रहे हैं। अचानक ही इतने सारे जोक को देखकर झुमरी कहती है, हाय दैया, इतने सारे जोक कहाँ से आ गए? रज्जो के बाबा, इधर तो आइए। माँ, ये कैसे कीड़े हैं, वो भी इतने सारे? दूर हट बिटिया, ये चिपक गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गांव के सभी लोग हैरान थे। कुछ लोगों के शरीर पर जोक चिपक कर उनका खून सोख रहे थे। काली स्कूल जाने के लिए घर से बाहर आती है तो ये सब देखकर दंग रह जाती है। इतनी संख्या में ये जोक, ये अचानक यहाँ कैसे? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे इसका तोड़ निकालना ही होगा। काली अब नकाब वाली बन जाती है। और काली जब नकाब वाली बनकर गांव में थोड़ा आगे बढ़ती है तब वो देखती है कि एक आदमी जिसने शॉल ओढ़ रखी थी वो भैरव की तरफ देख रहा था और उसका एक हाथ भैरव के कंधे पर था। बता दे वो शक्ति कहाँ है। अगर तूने मुझे उस शक्ति के बारे में बताया तो मैं तुझे बख्श दूंगा। मन्ने के पता है शक्ति किधर है? हमारा मन्ने परेशान काहे कर रहा है बे? भैरव की बात को सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आंखें लाल करते हुए तेजी से भैरव का रक्त पीने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ काली अपनी शक्तियों से उस जोक पर प्रहार करती है, जिसकी वजह से वो जोक अपना हाथ पीछे की तरफ झटक लेता है। मैंने सुना है कि तू शक्ति को ढूंढ रहा है। अच्छा, तो तू ही है वो जिसमें बेहद शक्तियाँ हैं। हाँ, मैं ही हूँ वो शक्ति जिसको तू ढूंढ रहा है। पर तू कौन है? मैं हूँ रक्तलीच। मेरी धीमी रफ्तार से मात खाओगे, शरीर का सारा खून गवाओगे। अब मैं तेरा भी खून पीकर अपनी आत्मा को तृप्त करूंगा और तेरी सारी शक्तियाँ अब मेरी होंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही मैं तुझे इन गांव वालों को कोई नुकसान पहुंचाने दूंगी। तभी रक्तलीच काली की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसका खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन काली अपनी शक्तियों से एक खंजर प्रकट करती है और उस खंजर से लीच पर वार कर देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तू कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन तू मुझे खरोच तक नहीं पहुंचा सकती है। इसे मारने के लिए मुझे अपनी शक्तियों के साथ अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा। इसका खात्मा कैसे होगा मुझे समझ आ गया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी रक्तलीच। इतना कहकर काली चुटकी बजाकर हवा में एक नमक की भारी सी बोरी लाती है और अपने हाथों की शक्तियों का गोला बनाकर उस नमक की बोरी की तरफ भेजती है, जिससे नमक का बोरा फट जाता है और सारा नमक रक्तलीच पर आ गिरता है और रक्तलीच तड़पने लगता है। वो सूखकर वहीं खत्म हो जाता है। इस तरह से रक्तलीच का अंत हो जाता है। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।